नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्रबलित शिक्षण यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हाँ, नमस्कार। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। ये मशीन लर्निंग का वो फील्ड है जहाँ एक एजेंट होता है और वो अपने पर्यावरण से इंटरैक्ट करता है। सही। बिल्कुल सही। ये दो सबसे बुनियादी चीजें हैं इसमें। एक है एजेंट जो सीख रहा है या कह लें निर्णय ले रहा है, और दूसरा है पर्यावरण, माने वो सब कुछ जिसके साथ एजेंट का लेना देना है। अच्छा। और यही पर्यावरण एजेंट के कामों पर फीडबैक देता है इनाम के रूप में। तो ये एजेंट करता क्या है पर्यावरण में? मतलब ये काम कैसे करता है पूरा सिस्टम? यहाँ पर वो स्थिति, क्रिया, इनाम वाली बात आती है शायद? हाँ बिल्कुल। देखिए, एजेंट सबसे पहले पर्यावरण की मौजूदा स्थिति मतलब स्टेट को समझता है। ठीक है। फिर उस स्थिति के हिसाब से उसके पास जो विकल्प होते हैं उनमें से कोई एक क्रिया यानी एक्शन चुनता है। ओके। और फिर उस क्रिया के नतीजे के तौर पर पर्यावरण से उसे या तो इनाम मिलता है, रिवॉर्ड, या फिर सजा। और साथ ही पर्यावरण एक नई स्थिति में पहुंच जाता है। अच्छा। तो ये इनाम या सजा ही वो तरीका है जिससे एजेंट सीखता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं? एग्जैक्टली। यही फीडबैक लूप है। इनाम मिलने पर एजेंट को पता चलता है कि वो क्रिया उस स्थिति में अच्छी थी। सजा मिलने पर वो सीखता है कि वो क्रिया ठीक नहीं थी। हाँ। और ये जो क्रिया चुनने का तरीका है एजेंट का, क्या इसका कोई तय पैटर्न होता है, कोई रणनीति? हाँ, उससे नीति कहते हैं, मतलब पॉलिसी। ये एक तरह की गाइडलाइन या रणनीति है जो एजेंट इस्तेमाल करता है ये तय करने के लिए कि किसी खास स्थिति में कौन सी क्रिया चुननी है। हाँ। ये नीति नियतात्मक भी हो सकती है, मतलब हर स्थिति के लिए एक फिक्स क्रिया, या फिर स्टोकास्टिक जहां वो संभावनाओं के आधार पर क्रिया चुनता है। और इसके साथ आपने मूल्य फंक्शन का भी जिक्र किया था पहले, वो क्या है? हाँ, वैल्यू फंक्शन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुमान लगाता है कि किसी स्थिति से शुरू करके अगर एजेंट एक खास नीति का पालन करे तो भविष्य में उसे कुल मिलाकर कितना इनाम मिलने की उम्मीद है। तो मतलब नीति बताती है कि अभी क्या करना है और मूल्य फंक्शन बताता है कि उस रास्ते पर चलने से आगे क्या फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने। दोनों मिलकर एजेंट को बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर एजेंट हमेशा वही करता रहे जिससे उसे सबसे ज्यादा इनाम मिलने की उम्मीद है, जो उसने पहले सीखा है, तो वो कभी नई, शायद और भी बेहतर रणनीतियां कैसे खोजेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और यहीं पर प्रबलित शिक्षण की एक मुख्य चुनौती आती है, अन्वेषण और शोषण के बीच संतुलन साधना। एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, अन्वेषण और शोषण। हाँ। शोषण का मतलब है कि एजेंट उन क्रियाओं का इस्तेमाल करे जिनसे उसे पहले अच्छे इनाम मिल चुके हैं, मतलब जो जानी पहचानी राह है। ठीक है। और अन्वेषण का मतलब है नई अनजान क्रियाएं आजमाना। हो सकता है उनसे और भी ज्यादा इनाम मिले, पर जोखिम भी है कि शायद वो उतनी अच्छी ना हो। ये तो मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल। अगर सिर्फ शोषण करेंगे तो हो सकता है हम किसी बहुत बेहतर रणनीति से चूक जाएं, और अगर सिर्फ अन्वेषण करते रहेंगे तो शायद कभी अच्छे नतीजे मिले ही ना, या बहुत देर से मिले। तो अच्छे आरएल एल्गोरिदम्स इसी संतुलन को साधने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। अलग अलग एल्गोरिदम्स में इसके लिए अलग अलग तकनीकें होती हैं। अच्छा, और क्या इन एल्गोरिदम्स के भी कुछ प्रकार होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके? हाँ, मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकार हैं। एक है मॉडल फ्री तरीके। मॉडल फ्री? हाँ, ये तरीके पर्यावरण का कोई आंतरिक मॉडल या नक्शा नहीं बनाते। वो सीधे अपने अनुभवों से, मतलब ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, जैसे क्यू लर्निंग या सारसा, ये काफी पॉपुलर है। ओके। ये तब काम आते हैं जब पर्यावरण बहुत जटिल हो या उसके नियम ठीक से पता ना हो। और दूसरा प्रकार? दूसरा है मॉडल बेस्ड तरीके। ये कोशिश करते हैं कि पर्यावरण का एक मॉडल बना ले, मतलब ये सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं ये क्रिया करूंगा तो अगली स्थिति क्या होगी और कितना इनाम मिलेगा। अच्छा। और फिर इस मॉडल का इस्तेमाल करके वो योजना बनाते हैं कि कौन सी क्रियाएं सबसे अच्छी रहेंगी। ये तरीके डेटा का ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अच्छा मॉडल बनाना खुद में एक चुनौती हो सकती है। समझ गया। और इनके इस्तेमाल कहाँ होते हैं? क्या कुछ उदाहरण ले सकते हैं? अरे, इसके अनुप्रयोग तो बहुत विविध हैं। रोबोटिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। रोबोट्स को जटिल काम सिखाने के लिए, जैसे चलना या चीजें उठाना।
खेलों में तो कमाल ही किया है इसने, जैसे शतरंज या गो जैसे खेलों में सुपर ह्यूमन लेवल का प्रदर्शन हासिल करने में। अल्फागो का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल सुना है। अल्फागो ने तो विश्व चैंपियन को हरा दिया था। बिल्कुल, वो प्रबलित शिक्षण का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। उसने खुद के साथ लाखों गेम खेलकर सीखा। वाह। और भी हैं, जैसे स्वायत्त वाहन, सेल्फ ड्राइविंग कारें, उन्हें मुश्किल ट्रैफिक में रास्ता खोजने में मदद करने के लिए आरएल का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा में भी। स्वास्थ्य सेवा में कैसे? हाँ, जैसे मरीजों के लिए पर्सनलाइज्ड उपचार योजनाओं को अनुकूलित करने में। मतलब डेटा के आधार पे ये तय करना कि किसी खास मरीज के लिए कौन सी दवा या थेरेपी सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली लगता है। लेकिन क्या इसमें कुछ मुश्किलें या चुनौतियां भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, कोई भी शक्तिशाली तकनीक चुनौतियों के साथ ही आती है। एक बड़ी चुनौती है मापनीयता, यानी स्केलेबिलिटी। मापनीयता? हाँ, मतलब जैसे जैसे समस्या का दायरा बढ़ता है, स्थितियां और क्रियाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो गणना करना बहुत मुश्किल और धीमा हो जाता है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। समझ गया। दूसरी चुनौती है नमूना दक्षता, सैंपल एफिशिएंसी। कई आरएल एल्गोरिदम्स को ठीक से सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेटा या पर्यावरण के साथ बहुत सारे इंटरैक्शंस की जरूरत होती है। मतलब सीखने में बहुत समय और प्रयास लगता है। हाँ, कह सकते हैं। रियल वर्ल्ड में इतने सारे प्रयास करना हमेशा संभव नहीं होता या महंगा पड़ सकता है। और कोई चुनौती? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है सुरक्षा और नैतिकता का, सेफ्टी एंड एथिक्स। अच्छा। हाँ, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि एजेंट सुरक्षित तरीके से व्यवहार करें और कोई अनपेक्षित या हानिकारक काम ना करें, खासकर जब उनका इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा या सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसी संवेदनशील जगहों पर हो रहा हो। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब एजेंट भरोसेमंद होने चाहिए। बिल्कुल, और ये तय करना कि उनका व्यवहार नैतिक सीमाओं के अंदर रहे, ये भी एक बड़ी तकनीकी और दार्शनिक चुनौती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो प्रबलित शिक्षण मूल रूप से अनुभवों से सीखने, समय के साथ बेहतर निर्णय लेने और इनाम को अधिकतम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। एकदम सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे ये तकनीक और ज्यादा सक्षम होती जाएगी, हम इसे मानवीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, ये तो सवाल है। खासकर ये ध्यान में रखते हुए कि इसके अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। तो इसे सुरक्षित और फायदेमंद तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, नैतिक सीमाओं का ध्यान रखते हुए, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। चलिए, आज की ये चर्चा बहुत जानकारी भरी रही। हाँ, वाकई में।